हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग दो लेक्चर्स और कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर। ठीक है। उन दो लेक्चर्स में मैंने आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है और डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसके लिमिटेशन पढ़ाए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, दोनों से ही क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके नीट में भी, मेंस में भी आपके, और क्लास 11th में तो आते ही है। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस वीडियो से पहले आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा इनफैक्ट। ठीक है। चलिए, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास सुनने में बहुत इजी सी चीज लगती है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है उनका मीनिंग नहीं पता होता और वो डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट पे जंप कर जाते हैं। ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट पे जंप करने से पहले आपको ये समझनी जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाओगे किसी ना किसी सवाल में, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो इनको आप ध्यान से समझना। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत छोटा सा लेक्चर है। इसमें अगर आप बने रहेंगे पूरे लेक्चर में तो आई गारंटी यू कि आपको आज के बाद इस टॉपिक में कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई, एटॉमिक मास है क्या, है ना। चलिए, एटॉमिक मास अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे सिंपल सी लैंग्वेज में कि सर मास ऑफ एन एटम। और बात बिल्कुल सही है, किसी एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है ना, ज्यादा सोचने वाली बात है कि एटम के मास को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। अब एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आप सबको पता है। सर एटम के अंदर एक तो होता है न्यूट्रॉन, है ना, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना। इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते थे। ठीक। तो बिल्कुल बात सही है। मास ऑफ एन एटम जो होगा आपका, मास ऑफ एन एटम, भाई इन तीन चीजों मिला के बना है तो इनके इन तीनों को ऐड कर दो। मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन अगर तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको एटॉमिक मास पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो हमने करना शुरू किया, और जब हमने करना शुरू किया तो हमने देखा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो तो बराबर आ रहा था, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन इज वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा सा ज्यादा होता है पॉइंट्स में स्लाइटली, बट हम इक्वल मान के चल लेते हैं। ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो बहुत ही कम आ रहा था। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपका वो लगभग 1836 टाइम्स आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। मतलब इतना कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1836 ग्राम, 1836 ग्राम, मतलब 2 किलो के आसपास। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि कंपैरेटिवली कितना कम है। तो हम क्या करते हैं, जब हम मास ऑफ एन एटम निकालते हैं, ठीक है, तो हम पहले लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, है ना, ना के बराबर है। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास इतना ज्यादा है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अब हमारे पास दो चीजें आ गई, मास ऑफ एन एटम जो है वो सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दोगे तो काम चल जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि एटम का मास कितना है। अब देखो, इन सब का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन का भी। ठीक है। अपने आप में बहुत कम मास होता है। और आज से 100 150 साल पहले हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिनसे हम एग्जैक्टली इनका मास निकाल सके, ना प्रोटॉन का, ना न्यूट्रॉन का, ना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो फिर पहले क्या करते थे इंसान। ठीक है। पहले कैसे निकालते, सिर्फ एटम की ही बात नहीं है, ठीक है, और बाकी की चीजों का भी मास कैसे निकाला जाता था। और बाकी चीजों का मास निकालने के लिए भी ना इंसान ने एक जुगाड़ बनाया। उसको समझ में आया कि एक वेइंग स्केल बनाओ। ठीक है। उसने क्या किया, एक वेइंग स्केल बनाया और एक बनाई स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। वेइंग स्केल आपको पता है, तराजू। आप कभी भी बाहर अपने पेरेंट्स के साथ या आप कभी सब्जी वगैरह खरीदने गए होंगे तो आपको पता है कि जो सब्जी वाला होता है ना, उसके पास क्या होता है, वेइंग स्केल होता है, एक तराजू होता है। ठीक है। आप लोग कुछ कह रहे होंगे सर अब तो डिजिटल वो आ गए हैं वेइंग स्केल, है ना, कुछ के पास अभी भी आपको मिलेगा लोहे वाला। तो उसमें क्या करता है, वो एक साइड
वजन रखता है कुछ भी, है ना, 1 kg 2 kg, और दूसरी साइड आपको जो सामान लेना है वो आप ले लेते हो उससे, उसके इक्वलेंट, ठीक है ना। तो उसके पास एक रेफरेंस वेट है, स्टैंडर्ड वेट है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक वेइंग स्केल बनाते हैं, और मेरी ड्राइंग पे प्लीज मत हंसना, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। उसने, इंसान ने जो है एक वेइंग स्केल बना लिया, ठीक है। अब उसने जब वेइंग स्केल बना लिया, तो उसको सपोज करो एक बॉक्स का वेट तोलना था ये। तो अब उसने क्या किया, उसने इस वाले आर्म पे, आर्म बोलते हैं इसको, आर्म पे क्या किया, एक स्टोन रखा, ठीक है, भारी सा। और उसने देखा कि ये जो वेइंग स्केल था ये बैलेंस में नहीं था, इधर झुक रहा था जिधर बॉक्स रखा है। तो उसने क्या किया, एक और बिल्कुल सेम वेट का एक और बॉक्स रखा, ठीक है। तो उसको दो बॉक्स रखने पड़े, तब जाके ये बीच में आया, ये सेंटर में आया उसका वेइंग स्केल, सही है। फिर वो झुकना बंद हो गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया एकदम, कानून का तराजू, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स है, इसका जो वेट है बेसिकली कितने के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ स्टोन्स, है ना, या मतलब दो स्टोन्स के वेट के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्टोन, है ना, क्योंकि दो स्टोन रखे हैं तो 2 टाइम्स हो गया। समझ में आ गई बात। फिर आगे उसने कुछ और तोलना था, सपोज करो उसको एक वुडन लॉग है ना, लकड़ी का गट्ठा है पूरा वो, छोटा सा जो होता है, ठीक है, मास ऑफ लॉग, वुडन लॉग था, ठीक है, सपोज करो। उस टाइम पे पहुंच जाओ, है ना, लकड़ी काट के लाया इंसान, उसको बेचनी है वो, है ना, तो वो उस पे रख के बेच रहा है सपोज करो। तो वुडन लॉग को उसको वे करना था, तो उसने देखा कि यार ये तो 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसने देखा, तो 10 के बराबर आ रहा था वो, 10 ऐसे ऐसे पत्थर रखने पड़े उसको सेम वेट के, 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्टोन, ठीक है, ऐसे करना पड़ रहा था। तो ऐसे ही वो वे कर रहा था बार बार। तो उसने क्या किया, ये जो मास ऑफ स्टोन है, इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, इसको क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट, कि आज से हम कुछ भी वे करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट देखेंगे, ठीक है। अगर इसके वेट से आधा वेट आया तो वो चीज आधे स्टोन के बराबर हो जाएगी, इसके वेट से डबल आया तो दो हो जाएगी, 3 गुना आया तो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, रेफरेंस यूनिट, है ना, इसको क्या बना दिया, एक रेफरेंस यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, ऐसे ही जाके आपका 1 kg का इन्वेंशन हुआ, कि 1 kg कैसे आया, है ना। अगर मैं बात करूं 1 kg की, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा 1 kg है क्या। आप कहोगे, कोई कहेगा 1000 ग्राम, कोई कहेगा 1 kg वे करने का वो है, एक स्केल है। ये आया कहाँ से, 1 kg है क्या, उसको समझते हैं। बेसिकली एक ना सिलेंडर है, ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है जहां तक मैं मुझे पता है, ठीक है, प्लैटिनम और इरिडियम ये एलिमेंट्स आप पढ़ोगे, ठीक है। प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, ठीक है, जो कहाँ रखा है, फ्रांस में रखा है किसी म्यूजियम म्यूजियम में। इसके वेट को एक्चुअली 1 किलो मान लिया गया, इसके वेट को, इस सिलेंडर का, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अपने कुछ पॉलिटिशियंस है ना, कि वो क्या करते हैं कि भाई आज से इस शहर का नाम ये, आज से ये, आज से ये, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट ने भी किया कि आज से ये जो आपका सिलेंडर है प्लैटिनम इरिडियम का, इसके मास को उन्होंने क्या मान लिया, 1 किलो मान लिया, 1 kg मान लिया, सही है। तो अब बिल्कुल जो आपका वेइंग स्केल था, अगेन उसमें रखना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके हिसाब से हमने देखना स्टार्ट करा। तो बेसिकली इस सिलेंडर के मास को क्या मान लिया गया, 1 kg मान लिया गया। ऐसे ही बच्चों मीटर वगैरह भी होते हैं, एक रॉड है लंबी सी, ठीक है ना, उसको जो है उसकी लेंथ को 1 मीटर मान लिया गया। अब इसके इक्विवेलेंट अगर कोई भी चीज आएगी तो 1 मीटर होगी, इससे डबल आएगी तो 1.2 मीटर हो जाएगी, इससे 1.5 गुना आएगी तो 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए हमारे पास, जिसको हम रेफरेंस, तो ये हमारे पास रेफरेंस यूनिट क्रिएट हो गए। तो इंसान ने क्या क्रिएट कर दिया, रेफरेंस यूनिट क्रिएट कर दिया, ठीक है भाई। अगर इस सिलेंडर के इक्वल मास आएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1 kg, सही है। अगर दो सिलेंडर के बराबर आएगा तो 2 किलो, अगर तीन के बराबर आएगा तो 3 किलो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही एटम का मास भी निकाला गया, ठीक है। एटम के लिए भी इंसान ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो पुराने वाले स्टैंडर्ड यूनिट्स पे तो नहीं जाएंगे, फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हम जो रिसेंट यूज करते हैं उस पे जाएंगे, ठीक है ना। तो इंसान ने जब स्टैंडर्ड यूनिट बनाना शुरू किया एटम्स को वे करने के लिए, तो उसने बनाया 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब इस बात का मतलब समझते हैं पूरा। ये स्टैंडर्ड यूनिट है बेसिकली,
ठीक है। 1/12 ऑफ मास ऑफ मतलब कार्बन 12, आपको पता है कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 होता है ना। ये होते हैं आइसोटोप्स, अच्छा कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, है ना। ये आइसोटोप्स होते हैं, इनमें से कौन सा वाला चूज किया, 12 वाला, क्योंकि 99% नेचर में यही मिलता है। ठीक है, इसका अबंडेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसके जो एक एटम का मास है, उस मास को अगर मैं 1/12 से डिवाइड कर दूं, मतलब 12 से डिवाइड कर दूं, तो बेसिकली दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे 1 किलो आपका मास सिलेंडर है, ऐसे ही यहाँ पे 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये क्या है आपके, ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, याद रखना है 1/12, में एक बार और रिपीट करता हूँ, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्यों लिया वो मैंने आपको समझा दिया, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 12वां हिस्सा इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अब क्या किया, वैसे ही वे करना शुरू करा, है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मुझे देखना था, ठीक है, कि ऑक्सीजन एटम का मास कितना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जब चेक किया तो देखा 16 टाइम्स, है ना, मास ऑफ 16 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हो इसको, 16 × 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये आया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही और भी वे करने शुरू करे भाई, ऑक्सीजन के अलावा और भी तो हैं। हमने कहा ठीक है और भी है। एक सेकेंड, मेरा कर्सर किधर गया। हम्म, मान लो मुझे मास ऑफ सोडियम एटम कैलकुलेट करना था। ठीक है, मजा आ रहा है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मास ऑफ सोडियम एटम कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट किया तो वाई 23 × 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी किया हमने। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को जब वे किया तो वो भी यही आया, 14 × 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब ये तुम देख रहे हो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इंसान तो आलसी है। ठीक है, इंसान आलसी है, तो उसने क्या किया, इसका भाई कुछ किया जाए, तो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इसको एक नाम दे दिया, इतने इतने को 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12 को एक नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं AMU। ठीक है, यहां से इजाद हुआ AMU का। AMU का मतलब समझते हो आप, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये चीज बार बार ना लिखनी पड़े, उसने इसको इसको क्या लिख दिया, उसको AMU लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर आप मुझसे कहोगे कि ऑक्सीजन एटम का मास क्या है सर, है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा 16 AMU, है ना। कितना हो जाएगा, 16 AMU, क्योंकि हमने उस पूरी चीज को AMU बना दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इस पूरी चीज को हम AMU बोलने लगे, ठीक है, आज से। ठीक, तो समझ आ गई बात। तो अगर नाइट्रोजन एटम की बात करेगा तो हम बोल देंगे कि सर 14 AMU। अगर सोडियम की बात करेगा तो हम कह देंगे सर 23 AMU। तो अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गई, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड यूनिट का नाम आ गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट, याद रखना है ये AMU। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होती है वो तो जान लो, है ना। चलो, अब इसका वो देखते हैं हम लोग। तो पहली बात तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 पता होना चाहिए, है ना। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये होता है आपका 12 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। ये चीज मैं आपको आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा मोल का, अभी के लिए जान लो। ठीक है, इसमें इतना होता है, तो ये जब आप करोगे तो आपको 1.99 समथिंग इंटू 10⁻−23 के आसपास आएगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी।
ये आ जाएगा आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। क्लियर। ये वन एटम है कार्बन 12 का। अभी इसका हमें क्या करना, 12 से डिवाइड भी करना है ना, क्योंकि हमारी यूनिट क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये वन एटम ऑफ कार्बन 12 तो आ गया, अब इसका 1/12 भी करना। दैट इज माई फॉल्ट। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 किया किसका हमने, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये था मास ऑफ वन एटम। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू 1 AMU, ये है 1 AMU। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर अब मुझसे कोई कहे ऑक्सीजन एटम का कितना वेट है ना, ऑक्सीजन एटम, तो मैं बोलूंगा 16 AMU। और AMU की जगह मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा, है ना, ग्राम्स में निकालना हो तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, क्लियर है बात। ऐसे ही नाइट्रोजन का अगर मुझे निकालना पड़े तो 14 इंटू दिस कर दूंगा। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वो ग्राम्स में आएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास को जो हम ग्राम्स में लिखते हैं। ठीक। अब अब आप दो चीज समझिए, ये जो हमने पढ़ा एटॉमिक मास पढ़ा, ठीक है, देर इज वन मोर टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, क्योंकि हम लोग रेफरेंस में चीजें निकाल रहे हैं ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो समझिए। इन शॉर्ट इसको RAM बोलते हैं, रा। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले मैं आपको बता देता हूँ रिलेटिव चीज कैसे देखते हैं। मान लो दो लोग हैं हमारे पास, एक A है, एक B है। ठीक है, अब A का वजन जो है वो है 20 किलो, और B बेचारा पतला दुबला सा, इसका है 5 किलो। ठीक है, सही है। एक का 20 किलो है, एक का 5 किलो है। तो अगर मैं कहूं मास ऑफ बी या मास ऑफ ए ले लेते हैं, है ना, मास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ बी, तो मैं क्या करूंगा, ए का मास ऊपर रखूंगा यानी कि 20 kg, और बी का मास नीचे रखूंगा मतलब 5 kg। तो हमारे पास आंसर आ गया, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 4। तो 4 टाइम्स हो गया मास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो गया, 4 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं सर, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है, इसको रिलेटिव मास बोलते हैं बच्चों। क्या इसकी कोई यूनिट आई, देखो केजी से केजी कैंसिल हुआ, तो ये यूनिटलेस होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना आपका, वो क्या होता है, यूनिटलेस। तो इसकी पहचान यही। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हम लोग एटम्स के केस में भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखो, मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे निकालना है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड यूनिट से, तो मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा। मान लो ऑक्सीजन का निकालना है मुझे, किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन के लिए। अब आपको पता है ऑक्सीजन का कितना आया था, 16 AMU, है ना। एक एटम का मास कितना होता है, 16 AMU। और 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, 1 AMU। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, 16। तो एक्चुअली जो तुम पढ़ते हो वो 16 है ना,
19 20, है ना, जो ये सब आप मासेस पढ़ते हो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि रिलेटिव क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की ही बात कर लूँ ना, देखो, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात कर लें, तो ऑक्सीजन के यहाँ से दो मास आए हमारे पास, है ना। एक तो 16 सिर्फ, और एक 16 AMU। तो ये तो है एटॉमिक मास, और ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। तो दिस इज योर राम, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये हो गया आपका एटॉमिक मास। ठीक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अब यहाँ तक कि क्या ग्राम एटॉमिक मास है, क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है, कहाँ से AMU आया हमारे पास, और हम कैसे उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो तुम 16 देख रहे हो, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 AMU जो होता है ना आपका, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स होता है। ठीक है, अगर ग्राम्स में करना हो। 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। आप निकाल के भी देख सकते हो इसको। ठीक। अब जैसे मुझे मान लो, मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है। कितने, 1 मोल का। 1 मोल का मतलब Na। Na एटम्स है ना, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय Na। भाई यही तो तरीका है, एक एटम का मास उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक एटम का मास कितना है, 16 AMU। ठीक है, 16 AMU इंटू Na। ऐसे करना पड़ेगा। और आपको पता है 1 AMU जो होता है, वो 1/Na के बराबर होता है। 1/Na ग्राम्स के बराबर होता है, 16 इंटू 1/Na इंटू Na। तो अब आप समझ गए होंगे, समझदार लोग हो आप। ठीक है। Na से Na खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 ग्राम्स। ठीक है। 1 AMU जो होता है 1/Na ग्राम्स के बराबर होता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आता है हमारे पास 16 ग्राम। ऐसे अगर नाइट्रोजन का निकालना पड़े, है ना, अगर मुझे कोई कहे नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, है ना, तो एक सेकेंड। अगर मुझे कोई कहे 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का बताइए, तो बस AMU हटा के आप ग्राम लगा देना, इक्वल टू 14 ग्राम्स। एंड दैट इज ऑल्सो द मोलर मास, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास, एक मोल का मास। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब क्या Na है ना, AMU को Na में कैसे कन्वर्ट करते हैं, AMU क्या होता है, कहाँ से आता है, आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, है ना। ये मत करना कि मुझे समझ आ गया तो मैं अपने किसी दोस्त के साथ, तो ठीक है, आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। एंड डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। ठीक है, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जुड़ा तो H2 बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन अगर अलग एटम जुड़ गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम जुड़ गया, तो वो HCl बनेगा। क्लियर है बात। तो मॉलिक्यूल्स आपके सेम भी बन सकते हैं, डिफरेंट भी बन सकते हैं, बट बात सारी ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बने। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते क्या है, इट इज सम ऑफ atomic masses of all the elements present in one molecule of an present in one molecule। ठीक है, तो sum of atomic masses of all the elements present in one molecule। ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज। ठीक है,
अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की बात करूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात करें, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, प्लस 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप इन सबको रखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 12, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 12 इंटू 1, ठीक है, उसका मास 1 होता है, और 16 इंटू 6। आप इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 180। अब 180 एमयू नहीं लिखते हम यहाँ पे, ठीक है, 180 एमयू नहीं लिखते, लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम मॉलिक्यूल का मास लिख रहे हैं, और एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये ना चुल हुई एक सवाल उठाया लोगों ने कि भाई मॉलिक्यूल थोड़ी ना एटॉमिक मास से लिखोगे, आप मॉलिक्यूल का मास आप मॉलिक्यूल की तरह लिखोगे, तो हम एएमयू ना लिख के इसको लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं? सिर्फ हम इसको यू लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 180 यू। अब ये यू क्या बना है सर? यू है यूनिफाइड मास। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास है, इक्वलेंट टू सी के। ठीक है, तो एएमयू से बचने के लिए यू यूज करना शुरू कर दिया। आप देखोगे आपके एनसीईआरटी वगैरह में यू यूज कर रखा। तो मॉलिक्यूल का जब आप मास लिख रहे हो तो आप यू लिख सकते हो। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 180 यू। और एक मोल का मास कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। वो मैंने आपको बता रखा, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका। एएमयू होता है 1/N ग्राम। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हम एएमयू नहीं लिखते मॉलिक्यूल के मास में, एटम के मास में हम एएमयू लिखते हैं, मॉलिक्यूल के मास में हम सिर्फ यू यूज करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 का निकालना, और मेरे साथ साथ आप निकाल के देखना एक्चुअली। ठीक है, जब आप ये कर रहे हैं H2SO4 निकालना है मुझे। ठीक है, तो H2SO4 में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर 1 है तो उसका मास 32 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4। तो 2 + 32 + 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम्स। मतलब अगर एक की बात करेंगे तो 98 यू, नहीं तो 98 ग्राम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 इसके बराबर है 98 यू के, और एक मोल 98 ग्राम्स। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही बोल सकते हैं अगर आप इसको ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। आज के बाद अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एएमयू कहाँ से आया, एएमयू को एनए में कैसे चेंज करते हैं, ग्राम्स में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब आपको इस पे कोई कोई कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो आप वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का और आगे का फर्दर चीजें पढ़ने वाले हैं कि मोल निकालते कैसे हैं अलग अलग तरीकों से हम लोग, और कन्वर्ट कैसे करते हैं मोल्स को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल्स में, मास को मोल्स में, मोल्स को मास में। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन वगैरह सारे सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्टोइकोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स बहुत लंबे नहीं होंगे, छोटे लेक्चर्स होंगे, क्रिस्प लेक्चर्स होंगे, आपको मजा आएगा सीख। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।